हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स एंड लाइफ विद एआई वॉइस। और आज मैं आप लोगों को क्लास 11 के समाज शास्त्रीय परिचय से चैप्टर 4 संस्कृति तथा सामाजिकरण पढ़ाऊंगा NCERT से। तो चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम हमारा पहला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में संस्कृति की समझ दैनिक प्रयोग के शब्द संस्कृति से कैसे भिन्न है। इसका सही उत्तर है, समाज शास्त्र में संस्कृति की समझ दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले शब्द संस्कृति से कहीं अधिक व्यापक और जटिल होती है। दैनिक प्रयोग में संस्कृति का मतलब अक्सर किसी समाज के रीति रिवाज, परंपराओं, भोजन, भाषा, पहनावे, कला और संगीत से होता है। इसे आमतौर पर लोगों के जीवन के बाहरी पहलुओं के रूप में देखा जाता है जो एक देश या समुदाय को दूसरे से अलग करते हैं। सामाजिक विज्ञान में संस्कृति का अर्थ बहुत गहरा और व्यापक है। इसमें एक समाज के प्रतीक, मान्यताएं, आदर्श, मूल्य, मानक, संज्ञानात्मक ढांचे और व्यवहारिक पैटर्न शामिल होते हैं जो उस समाज के लोगों के सोचने, समझने और जीवन जीने के तरीके को निर्देशित करते हैं। संस्कृति केवल बाहरी अभिव्यक्तियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर भी केंद्रित होती है कि लोग अपने समाज में कैसे अर्थ निर्माण करते हैं और उनके मूलभूत मान्यताओं का उनके व्यवहार पर कैसा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान में संस्कृति को एक जटिल व्यवस्था के रूप में देखा जाता है जो समाज की संरचना, संस्थाओं और सामूहिक पहचान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि तो हम कैसे दर्शा सकते हैं कि संस्कृति के विभिन्न आयाम मिलकर समग्र बनाते हैं। इसका सटीक उत्तर है, संस्कृति के विभिन्न आयामों को समग्र रूप में दर्शाने के लिए हम निम्नलिखित तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। 1. पाई चार्ट। इसमें संस्कृति के अलग अलग आयाम जैसे भाषा, परंपराएं, कला, धर्म, आचार व्यवहार, सामाजिक संगठन को दर्शाया जा सकता है। हर आयाम को एक हिस्से के रूप में दिखाकर यह बताना कि सभी मिलकर एक पूर्णता बनाते हैं। 2. वृक्ष चित्र, ट्री डायग्राम। इसमें मुख्य तने को संस्कृति के रूप में दिखाया जा सकता है और इसकी शाखाओं को विभिन्न आयामों जैसे संगीत, भोजन, धर्म, रीति रिवाज के रूप में। 3. समग्रता के प्रतीक, सिंबल्स। किसी गोलाकार या मंडल की आकृति का उपयोग करके दिखाया जा सकता है कि किस तरह संस्कृति के सभी हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और मिलकर एक समग्रता का निर्माण करते हैं। 4. मोज़ेक या कोलाज। अलग अलग सांस्कृतिक आयामों को छोटे छोटे हिस्सों के रूप में दिखाया जा सकता है जो एक बड़े चित्र या संरचना का हिस्सा है। यह सांस्कृतिक विविधता और एकता को दर्शाता है। 5. इमारत का मॉडल। एक इमारत के रूप में संस्कृति को दिखाकर उसके अलग अलग हिस्सों, नींव, दीवारें, छत को विभिन्न आयामों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह दिखाएगा कि सभी आयाम मिलकर ही पूरी संरचना को मजबूत और स्थिर बनाते हैं। इनमें से किसी भी तरीके का उपयोग करके आप यह प्रभावी ढंग से दिखा सकते हैं कि संस्कृति के विभिन्न आयाम मिलकर एक समग्रता का निर्माण करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि उन दो संस्कृतियों की तुलना करें जिनसे आप परिचित हों। क्या नृजातीय नहीं बनना कठिन नहीं है? इसका उत्तर है, दो संस्कृतियों की तुलना करने के लिए मैं भारतीय और जापानी संस्कृतियों का उदाहरण ले सकता हूं, क्योंकि दोनों अपने विशिष्ट इतिहास, जीवन शैली और विचारधाराओं के लिए जानी जाती हैं। 1. धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराएं। भारतीय संस्कृति में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म जैसे विविध धार्मिक परंपराओं का स्थान है। भारतीय समाज में धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं और ये समाज के विभिन्न पहलुओं में गहरे रचे बसे हैं। जापानी संस्कृति में शिंतो धर्म और बौद्ध धर्म का बड़ा प्रभाव है। जापान में धार्मिकता सामान्यतः व्यक्तिगत रूप से महसूस की जाती है और त्योहार अधिकतर सामुदायिक रूप में मनाए जाते हैं। शिंतो धर्म जापानी समाज की प्रकृति से जुड़ी आस्थाओं को मजबूत करता है। 2. खानपान और भोजन। भारतीय भोजन मसालों और विविध स्वादों से भरा होता है। यहाँ की विविधता क्षेत्रीय व्यंजनों में स्पष्ट रूप से दिखती है, जैसे उत्तर भारतीय भोजन में रोटियां और दालें प्रमुख हैं, जबकि दक्षिण भारतीय भोजन में चावल और सांभर। 2. जापानी भोजन में सादगी, ताजगी और संतुलन पर जोर दिया जाता है। सुशी, साशिमी, रेमेन और मछली जैसे खाद्य पदार्थ प्रसिद्ध हैं।
जापान में भोजन को सजावट और शिल्प के रूप में देखा जाता है। 3. कलात्मक परंपराएं। भारतीय कला में शास्त्रीय संगीत, नृत्य जैसे भरतनाट्यम, कथक, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला जैसे मंदिर महत्वपूर्ण हैं। भारतीय कलाएं धार्मिक और आध्यात्मिक आदर्शों से गहरे जुड़ी होती हैं। जापानी कला में जैन बौद्ध दर्शन से प्रभावित वास्तुकला, चित्रकला और उद्यान सजावट का बड़ा प्रभाव है। जापान में कागज से बनी कलाएं, ओरिगामी, सुलेख, कैलीग्राफी और चाय समारोह भी विशेष स्थान रखते हैं। नृजातीय एथनोसेंट्रिक न होना कठिन हो सकता है क्योंकि हम अपनी संस्कृति के चश्मे से दूसरों को देखना स्वाभाविक मानते हैं। हालांकि जब हम विभिन्न संस्कृतियों को समझने और उनके दृष्टिकोण से चीजों को देखने का प्रयास करते हैं तो हमारी संकीर्णता कम हो जाती है। नृजातीय दृष्टिकोण से मुक्त होने के लिए खुली सोच, विभिन्न संस्कृतियों के अनुभव और उनके प्रति सम्मान की आवश्यकता होती है। हमारा चौथा प्रश्न यह है, सांस्कृतिक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए दी विभिन्न उपागमों की चर्चा करें। इसका सही उत्तर है, सांस्कृतिक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए विभिन्न उपागमों अप्रोचेस का उपयोग किया जाता है। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। 1. विकासवादी उपागम एवोल्यूशनरी अप्रोच। यह उपागम मानता है कि संस्कृति समय के साथ धीरे धीरे और प्राकृतिक रूप से विकसित होती है। इस दृष्टिकोण के तहत समाजों को विभिन्न चरणों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि आदिम समाज, पारंपरिक समाज और आधुनिक समाज। इस दृष्टिकोण के प्रवर्तक हर्बर्ट स्पेंसर और एडवर्ड टेलर जैसे विद्वान माने जाते हैं। 2. संरचनावादी उपागम स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच। इस उपागम के अनुसार संस्कृति के पीछे एक गहरी संरचना होती है जो हमारे विचारों और सामाजिक व्यवहारों को आकार देती है। संरचनावादी विद्वानों का मानना है कि सांस्कृतिक परिवर्तन तभी होता है जब इन गहरी संरचनाओं में परिवर्तन होता है। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस इस उपागम के प्रमुख विद्वान माने जाते हैं। 3. क्रियात्मक उपागम फंक्शनलिस्ट अप्रोच। इस दृष्टिकोण के अनुसार समाज और संस्कृति के प्रत्येक तत्व का एक विशिष्ट कार्य फंक्शन होता है जो पूरे समाज के सुचारू रूप से चलने में मदद करता है। इसलिए सांस्कृतिक परिवर्तन तब होता है जब इन कार्यात्मक तत्वों में बदलाव आता है। एमिल दुर्खीम और ब्रॉन्स्लॉव मलिनोवस्की जैसे समाजशास्त्री इस उपागम से जुड़े हैं। 4. संघर्षवादी उपागम कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। यह दृष्टिकोण मानता है कि समाज में विभिन्न वर्गों, समूहों और संस्थाओं के बीच संघर्ष सांस्कृतिक परिवर्तन का मुख्य कारण होता है। इसमें विशेष रूप से आर्थिक और सामाजिक असमानताओं पर ध्यान दिया जाता है। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत इस उपागम से प्रेरित है जो बताता है कि वर्ग संघर्ष सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत है। 5. प्रतीकात्मक अंतःक्रिया उपागम सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। यह उपागम मानता है कि सांस्कृतिक परिवर्तन का अध्ययन छोटे स्तर पर व्यक्तिगत या समूह अंतःक्रियाओं के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें यह समझने का प्रयास किया जाता है कि लोग किस प्रकार प्रतीकों और भाषाओं के माध्यम से अपने सामाजिक वातावरण को बदलते और निर्माण करते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मीड और हर्बर्ट ब्लूमर इस दृष्टिकोण के प्रमुख विद्वान हैं। 6. आधुनिकतावादी उपागम मॉडर्नाइजेशन अप्रोच। यह उपागम मानता है कि आधुनिकता की प्रक्रिया जैसे औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और वैश्वीकरण सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है। इस दृष्टिकोण के तहत पारंपरिक समाज धीरे धीरे आधुनिक समाज में बदलते हैं। 7. उत्तर आधुनिकतावादी उपागम पोस्ट मॉडर्न अप्रोच। यह उपागम मानता है कि सांस्कृतिक परिवर्तन न तो रेखीय होता है और न ही इसे किसी एकल सिद्धांत के तहत समझा जा सकता है। यह दृष्टिकोण विविधता, बहुलता और असमानता को सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में देखता है। इन उपागमों के माध्यम से हम सांस्कृतिक परिवर्तन के विभिन्न आयामों, कारणों और प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं। प्रत्येक उपागम सांस्कृतिक परिवर्तन के अलग अलग पहलुओं पर जोर देता है, जिससे इस विषय की व्यापक समझ विकसित होती है। हमारा 5वां प्रश्न है, क्या विश्वव्यापीकरण को आप आधुनिकता से जोड़ते हैं? मृजातीयता का प्रेक्षण करें तथा उदाहरण दें। इसका सही उत्तर है विश्वव्यापीकरण और आधुनिकता।
विश्वव्यापीकरण को अक्सर आधुनिकता से जोड़ा जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आधुनिक आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के साथ उभर कर आई है। आधुनिकता औद्योगिकरण, प्रौद्योगिकी और व्यापार के माध्यम से तेजी से विकसित हुई, जिससे विश्व के विभिन्न हिस्सों के बीच परस्पर संबंधों और संवाद का विस्तार हुआ। इस संदर्भ में विश्वव्यापीकरण आधुनिकता का एक प्रमुख पहलू है, क्योंकि यह वैश्विक स्तर पर विचारों, वस्तुओं और लोगों की आवाजाही को बढ़ावा देता है। मृजातीयता का प्रेक्षण। मृजातीयता, कॉस्मोपॉलिटनिज्म, एक विचारधारा है जो यह मानती है कि सभी मनुष्य एक वैश्विक समुदाय का हिस्सा हैं और नैतिक या सांस्कृतिक सीमाओं से परे हैं। मृजातीयता का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति विश्व नागरिक है और उसे एक निश्चित राष्ट्र, संस्कृति या धर्म से परे मानवीयता के प्रति समर्पित होना चाहिए। यह विचार विश्वव्यापीकरण के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक होता है, क्योंकि जब विभिन्न संस्कृतियों के लोग आपस में मिलते हैं तो यह वैश्विक समाज के निर्माण की दिशा में अग्रसर होता है। उदाहरण 1. सांस्कृतिक आदान प्रदान। विश्वव्यापीकरण के कारण विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान बढ़ा है। जैसे भारतीय योग, जो एक स्थानीय परंपरा थी, अब पूरे विश्व में प्रचलित हो गई है। इसी प्रकार पश्चिमी संगीत और फिल्में भारत समेत कई देशों में लोकप्रिय हैं। 2. आर्थिक क्षेत्र। कई वैश्विक कंपनियां जैसे कि एप्पल, अमेजन और टाटा अपने उत्पादों और सेवाओं को कई देशों में वितरित करती हैं, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था का वैश्विक प्रभाव है। यह दर्शाता है कि विश्वव्यापीकरण के कारण आर्थिक मॉडल अब राष्ट्रीय सीमाओं से परे होते जा रहे हैं। 3. तकनीकी उन्नति। इंटरनेट और मोबाइल तकनीक ने वैश्विक स्तर पर संवाद को सुलभ बनाया है। इससे लोग विभिन्न देशों और संस्कृतियों से आसानी से जुड़ सकते हैं, जो मृजातीय दृष्टिकोण को और प्रबल बनाता है। जिस प्रकार विश्वव्यापीकरण और मृजातीयता आधुनिकता के प्रमुख तत्व हैं, जो एक समावेशी और आपस में जुड़े हुए वैश्विक समाज की ओर संकेत करते हैं। हमारा छठा प्रश्न यह है कि आपके अनुसार आपकी पीढ़ी के लिए समाजीकरण का सबसे प्रभावी अभिकरण क्या है? यह पहले अलग कैसे था? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसका सही उत्तर है, मेरे विचार से वर्तमान पीढ़ी के लिए समाजीकरण का सबसे प्रभावी अभिकरण सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इन माध्यमों से लोग विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विचारों के संपर्क में आते हैं और ये व्यक्तियों के सोचने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। पहले समाजीकरण का प्रमुख साधन परिवार, विद्यालय, मित्र और स्थानीय समुदाय होते थे। लोग आमतौर पर अपने आसपास के लोगों और परिवेश से ही सामाजिक मूल्यों, आदर्शों और परंपराओं को सीखते थे। परिवार और समुदाय की भूमिका बहुत मजबूत थी और मीडिया का प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित था, जो मुख्यतः समाचार पत्र, रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से होता था। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से जानकारी की पहुंच बहुत व्यापक हो गई है और लोग अब सीमित भौगोलिक दायरे से परे दुनिया भर के विचारों और सांस्कृतिक प्रभावों को अनुभव कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं, जैसे गलत सूचना का प्रसार और ऑनलाइन बुलिंग, लेकिन इसका प्रभाव विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को शेयर करके सपोर्ट दें। अगर आप भी ऐसा YouTube वीडियो बनाना चाहते हैं तो फिल्मोरा, 11 लैब और हाइपर AI आपके चैनल को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। साथ मिलकर अपनी YouTube यात्रा को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।